अब दूसरी घटना थी बच्चों विशेषाधिकारों की समाप्ति। तो लुई 16वें को उग्र होती विद्रोही प्रवृत्ति के लिए नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। यानी जो लुई 16वां था उसने क्या किया, जो नेशनल असेंबली थी वो क्या हो रही थी, उग्र हो रही थी, यानी कि उसके जो खिलाफ हो रहे थे लुई 16वें के, इसलिए उसने क्या किया, लुई 16वें ने इसको मान्यता दे दी। तो फ्रांस में 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली द्वारा करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन की घोषणा की गई। पादरी वर्ग को अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। यानी कि पादरी वर्ग कैसा था, उनके पास अलग से विशेषाधिकार थे। तो पादरी वर्ग यानी पादरी कौन थे, जो चर्चों में पंडित, जो हमारे यहाँ जो मंदिरों में पंडित होते हैं और वहाँ पे चर्चों में पादरी होते हैं। तो पादरियों को अपने विशेषाधिकार छोड़ने पड़े थे। चर्च की भूमि जब्त कर ली गई थी और कर भी समाप्त कर दिए गए थे। इससे सरकार को 20 अरब लिब्रे की संपत्ति प्राप्त हुई थी। लिब्रे वहाँ की करेंसी है बच्चों, पैसा है वहाँ का। ठीक है, फिर है बच्चों तीनों वर्ग की सभाएं। 6 मई 1789 को तीनों वर्गों ने सभाओं को पृथक पृथक भवनों में आयोजन किया। यानी कि जो 3 वर्ग कौन कौन से थे, कुलीन वर्ग था, मध्यम वर्ग था, है ना। तो इन लोगों ने अलग अलग जगह क्या कहते हैं, सभाएं की। इसमें तीसरे वर्ग अर्थात मध्यम वर्ग या साधारण वर्ग का नेतृत्व मिराबियो ने किया था। मिराबियो एक शख्स थे, एक व्यक्ति थे, जिन्होंने साधारण यानी मध्यम वर्ग के जो श्रेणी थी उनका जो है उन्होंने नेतृत्व किया था और क्रांति का बिगुल बजा दिया। मिराबियो ने क्रांति को रक्तपात से दूर रखने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे खून खराबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। जनसाधारण की सभा का व्यापक असर हुआ। इससे क्या हुआ, सामंतों, कुलीनों व पादरियों के दबाव में आकर फ्रांस के तात्कालिक राजा लुई 16वें ने सभा भवन को बंद कर दिया तथा सभा को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। क्या हुआ कि वहाँ पे जो टेनिस कोर्ट एक था, वहाँ पे सभा हुआ करती थी, तो उसने क्या किया, लुई 16वें ने देखा कि वहाँ पे जो जनसाधारण की सभाएं हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि मतलब जो राजा था लुई 16वां, उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। तो उसने क्या किया, भवन को ही बंद कर दिया और सभा को स्थगित कर दिया। इस आदेश के विरोध में जनसाधारण यानी तृतीय वर्ग के सभी सदस्य भवन के निकट स्थित टेनिस कोर्ट के मैदान पर चले गए और 20 जून 1789 को मिराबियो ने इसकी अध्यक्षता करते हुए यह संकल्प किया कि हम यहाँ से उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक हम देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे, भले ही हमारे विरुद्ध संगीनों से ही क्यों ना काम लिया जाए। इस घटना को फ्रांस के इतिहास में टेनिस कोर्ट की शपथ के लिए माना जाता है। टेनिस कोर्ट एक जगह है जहाँ पर लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे शपथ ली थी कि हम जब तक कि यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारे लिए एक नया संविधान नहीं बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना। तो 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों का कम करना। अब सत्ता का जो विकेंद्रीकरण जो हो चुका था, विकेंद्रीकरण मतलब कि राजा से जो सत्ता थी वो प्रजा के हाथ में आ चुकी थी, जिसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर दिया गया था। आज भी बच्चों यही चल रहा है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में है ना विभाजन, हमारा जो सत्ता है देश की। इस परिवर्तन ने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया बच्चों। ठीक है, फिर देखते हैं राष्ट्रसभा द्वारा निर्मित कानून। कानून बनाने का अधिकार केवल नेशनल असेंबली को प्राप्त था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ठीक है, नागरिकों द्वारा एक निर्वाचक समूह का चुनाव किया जाता था जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनता था। ठीक, और जो राज्यसभा द्वारा जो निर्मित कुछ कानून जो थे वो इस प्रकार थे कि 3 दिन मजदूरी करने के लिए 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष कर चुकाने के बाद सक्रिय नागरिक बन जाते हैं, अर्थात उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले थे। शेष सभी व्यक्तियों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। संविधान की शुरुआत पुरुष और एवं नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र के साथ हुई।
इस घोषणा पत्र में जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बराबरी का अधिकार, नैसर्गिक तथा आवश्यक अधिकार बताए गए। साथ में यह भी घोषणा की कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक नागरिक के अधिकार की रक्षा करे। ये तो बहुत अच्छा हुआ बच्चों इस घोषणा पत्र में कि स्वतंत्रता का अधिकार भी हुआ, बराबरी का अधिकार भी हुआ, नैसर्गिक तथा आवश्यक अधिकार बताए गए। ठीक है। अब बच्चों देखते हैं कि राष्ट्र सभा का प्रभाव क्या था। तो राष्ट्र सभा के जो प्रभाव थे वो बच्चों निम्नलिखित थे कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई तथा गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। जो फ्रांस की क्रांतियाँ हुई थी इसका प्रभाव जो पड़ा था वो इस प्रकार था। कुलीन वर्गों के विशेष अधिकारों की समाप्ति हो गई थी। क्रांति के विरोधियों को न्यायालय द्वारा फांसी दी गई थी जो क्रांति के विरोधी थे। पुरानी सामंतवादी प्रथा का अंत तथा समाजवादी व्यवस्था का आरंभ हो गया था। आम जनता का जो शोषण वो समाप्त हो गया था। चर्च के विशेषाधिकार भी समाप्त हो गए थे। संविधान सभा के कार्यों ने विश्व में प्रजातंत्र का मार्ग खोल दिया था। राजा रानी की शक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। दास प्रथा भी अंत हो गया था बच्चों। और फ्रांस में स्वतंत्रता तथा समानता की स्थापना हो गई थी। है ना बच्चों। तो ये तो था राष्ट्र सभा का क्या प्रभाव पड़ा था फ्रांस पर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप ग्रुप में डाल दें।